हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे, आज लास्ट डे है हमारे सीटेट के लिए। कल हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। सबको बहुत नर्वसनेस फील हो रही होगी, एक्साइटमेंट भी फील हो रही होगी, और लास्ट में आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सारा कैसे रिवाइज करें, है ना। तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट मिनट वन लाइनर नोट्स। आज हम सारे वन लाइन में नोट्स लेकर आई हूँ मैं। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी। आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की मैराथन। फर्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड से चैप्टर है। फर्स्ट, दाल, एग्स, मीट एंड फिश कंटेन प्रोटीन्स। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके पास होता है? दाल में होता है, एग्स में मिलता है, मीट में मिलता है एंड फिश में मिलता है। सेकेंड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? विटामिन। सेरल्स, पल्सेस एंड ओट्स में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड पल्सेस, हमारे पल्सेस में प्रोटीन भी होती है, ठीक है। ओट्स में फाइबर भी मिल जाता है। ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, बटर, चीज़, पोर्क, चॉकलेट्स, लार्ज एंड क्रीम, इन सब में हमें क्या मिलेगा? फैट। स्पिनच, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में क्या मिलेगा? मेन सोर्सेज है रफेज के। किसी एक कंपोनेंट में एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसमें मेजर न्यूट्रिएंट कौन सा मिल रहा है, हम उसी को मार्क करेंगे, ठीक है। पल्सेस के लिए हम मार्क करेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। पल्सेस में रफेज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन मेजर उसमें प्रोटीन है तो हम प्रोटीन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस और उनके सोर्सेज। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन में आपके केमिकल नेम्स भी पूछ लेते हैं, तो मैंने यहाँ आपको केमिकल नेम्स भी प्रोवाइड करे हैं, उसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस भी प्रोवाइड करी है और उसका सोर्स भी प्रोवाइड किया है। मैच द फॉलोइंग के उसमें भी आ जाता है क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टिक मार्क के लिए भी आ जाता है। सो विटामिन ए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? लॉस ऑफ विजन या फिर जीरोफिथैल्मिया। और विटामिन ए हमें मिलता कहाँ है? कैरेट में और पपाया में। विटामिन बी वन का केमिकल नेम है थायमिन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है वो है बेरी। और बी वन किस में मिलेगा? बीफ में, लिवर में, पीज में एंड ईस्ट में। विटामिन बी टू, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी की वजह से जो बीमारी हमें होती है वो होती है रिटार्डेड ग्रोथ और बैड स्किन। और ये सोर्सेज किस पे मिलेगा? विटामिन बी टू फिश में, मीट में एंड एग्स में। विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन। इसकी कमी की वजह से जो हमें बीमारी होती है एनीमिया। और किस में मिलेगा विटामिन बी ट्वेल्व? फिश में, मिल्क में एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी की वजह से हमें स्कर्वी या फिर जिंजिवाइटिस हो रहा है। और इसके सोर्सेज क्या है? विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, जूसेस से, फ्रूट से, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कमी की वजह से होगा रिकेट्स और मिलेगा किससे? सनलाइट से। विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। कमी की वजह से जो बीमारी होगी वो पैरालिसिस और स्टेरिलिटी होगी और मिलेगा कहाँ पे? एग्स में, पीनट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में एंड सोयाबीन में। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी इंजरी की। अगर कोई इंजरी आपको हो गई है, कोई चोट लग गई है, तो जब चोट लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और मिलेगा किसमें? विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एंड चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है? आपको विटामिन है उसका डेफिशिएंसी डिसीज़ अभी भी हमने डिस्कस किया है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। और उसके सिम्टम्स हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमें डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की वजह से जो कमी होती है, लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स क्या है? या तो पुअर विजन, हमारा जो विजन है वो पुअर हो जाएगा, या फिर बिल्कुल समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, या फिर हमें रात को नहीं
नहीं दिखेगा। विटामिन बी की वजह से बेरी हो रहा है, और बेरी हमें कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स है? वीक मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी हमारी, और हमारे अंदर बहुत ही कम एनर्जी बचेगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं? हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीड करेंगे, उसमें से खून आएगा, और जो हमारी चोट है उसको बहुत ही टाइम लगेगा सही होने में। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और रिकेट्स के क्या सिम्टम्स हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो हमारी बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होगा? बोन एंड टूथ डिके, और इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन हो जाएगी, और टूथ में जो हमारे टीथ है उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर, और इसका सिम्टम्स क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। जो हमारे नेक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो स्वोलन हो जाएंगे, तो जिससे कि जो हमारी नेक है वो कैसी हो जाएगी? हमें मोटी दिखेगी। और क्या सिम्टम है इसका? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है आयोडीन की कमी की वजह से। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया का क्या सिम्टम है? वीकनेस। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, तो ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैप शो कर रही हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, जिससे हम एक ही बार में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर फूड लेना। हम जब फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? अब जो हमने खाना खाया तो उसका क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का इनटू सिंपलर वंस। थर्ड प्रोसेस डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने खाना लिया सबसे पहले अपने माउथ में रखा, ये प्रोसेस क्या था? इंजेशन। अब माउथ में रखने के बाद जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है अब वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, वो क्या है? डाइजेशन। अब थर्ड प्रोसेस आया हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड। अब जो सिंपलर सब्सटेंस में हमारा फूड ब्रेक डाउन हो गया, अब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा एसिमिलेशन। अब हमारी बॉडी में वो खाना डाइजेस्ट भी हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? उस खाने का यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिले, और हमारा जो ग्रोथ एंड रिपेयर का वर्क है बॉडी को, उसको एनर्जी मिले, हमें काम करने की एनर्जी मिले। तो एनर्जी हमें किस स्टेप में मिल रही है? एसिमिलेशन में। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसका रिमूवल होगा हमारी बॉडी से। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। समझ आया? ये हमारे स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो, जो इंजेशन था वो मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग मींस कैसे हो रहा था इंजेशन? ह्यूमंस के थ्रू, हैंड एंड माउथ के थ्रू। हमने हाथ से खाना लिया, अपने मुंह में रखा। ठीक है, ह्यूमंस में ऐसे हुआ। र्यूमिनेंट्स में कैसे हुआ? माउथ के थ्रू। पैरामीशियम में कैसे हुआ? सीलिया के थ्रू। हाइड्रा में कैसे हुआ? टेंटिकल्स के थ्रू। स्पाइडर में कैसे हुआ? स्टिकी वेब के थ्रू। और इंसेक्ट्स के अंदर कैसे हुआ? फीडिंग ट्यूब के थ्रू। समझ आया? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था? सिंपलेस्ट सॉल्युबल जो फूड था वो डाइजेस्ट हो, जो सिंपलेस्ट सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था बॉडी में। तो एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? विलाय करेगी। कहाँ पे करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो विलाय है इसमें क्या है? बहुत सारी कैपिलरीज हैं, जो ये डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। और जब ये खाना डिफरेंट ऑर्गन तक लेकर जाती है, उसके बाद क्या होगा? हमारा प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या होगा? यूटिलाइजेशन हो रहा है डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, हमारी बॉडी के थ्रू। और लास्ट स्टेप क्या था हमारा? इजेशन। इजेशन किसके थ्रू हो रहा है? एनएस के थ्रू। क्लियर हो गया? ये पूरे स्टेप, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम इसके ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ऑर्गन्स क्या क्या है इसमें? सबसे
सबसे पहले बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ग्लैंड्स कौन कौन से हैं इसमें? पेनक्रियास एंड लिवर। क्लियर है? नाउ दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका फर्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या होता है? टीथ होंगे हमारे, टंग होगी हमारी, और सलाइवरी ग्लैंड्स होगी। टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये जो टीथ है, ये टीथ कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप्स के। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनका क्या फंक्शन है? टीथ का चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये खाने को च्यू करेंगे और ग्राइंड करेंगे। सेकंड क्या है हमारी? टंग। टंग का क्या काम है? जो हमने खाने को च्यू करा है, ग्राइंड करा है, उसको मिक्स करेगी फूड को सलाइवा के साथ। और थर्ड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, या फिर एक और क्या नाम है सलाइवरी एमाइलेज का? टाइलिन। PTYLIN, टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को शुगर्स में, ठीक है। अगर टीथ खराब होंगे तो टीथ खराब होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टूथ डिके। बकल कैविटी समझ आ गया। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह से जो खाना है इट विल कैरी टू द स्टमक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक में क्या है? अब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ पे आ गया? स्टमक में। अब स्टमक में क्या क्या मिलेगा? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है और पैप्सिन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करेगा? जो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको किल करने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की फ्रॉम HCl। और पैप्सिन क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को इनटू पैप्टोन्स एंड प्रोटियोल्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगी इंटेस्टिनल जूसेस जो कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। और इसके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनका क्या काम है? पेनक्रियास एंड लिवर। ये जो लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और ये सिक्रीट करेगा बाइल जूस विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ बाइल जूस। क्या कन्वर्ट करता है? फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और पेनक्रियाटिक जूस क्या चेंज करता है? पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे भी, प्रोटीन्स पे भी और फैट्स पे भी। पेनक्रियास रिलीज करेंगे पेनक्रियाटिक जूस, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये काम करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे भी, प्रोटीन्स पे भी और फैट्स में भी। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर रहे हैं? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और लास्ट ऑर्गन क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? कोलन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद रेक्टम में जाके फिर फीसेस स्टोर होगा, और फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है हमारा? एनस, और एनस के थ्रू वो हमारा फिर डाइजेशन हो जाएगा। समझ आया? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पूरा क्लियर हो गया। इसके साथ अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है हमारा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये सेल्यूलर होता है, सेल्स के अंदर होता है। सबसे पहले, और रेस्पिरेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस है जिसमें खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है और हमें क्या मिल रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है 2 टाइप्स का है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, और ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं और दूसरे अदर एनिमल्स भी करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं ब्रीदिंग, ह्यूमन बीइंग्स का क्या क्या प्रोसेस है? इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना, टेक इन एयर रिच ऑक्सीजन, rich in oxygen. This process is known as inhalation. Inhalation में क्या हो रहा है? जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उस प्रोसेस को inhalation कहते हैं। और जब हम कार्बन
छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनहेल कर रहे हैं तब क्या होगा, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब्स हैं ये हमारी ऊपर की तरफ मूव करेंगी एंड बाहर की तरफ। रिब्स इनहेल के टाइम रिब्स हमारी अपवर्ड मूव करेंगी एंड आउटवर्ड, और जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड मूव करेगा डाउनवर्ड्स। जब रिब अपवर्ड मूव कर रही है तो डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव करेगी। एक्सहेलेशन के टाइम जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो रिब्स डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स मूव करेगी और डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपवर्ड मूव करेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना। इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी, बल्कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव करेगा डाउनवर्ड्स। एक्सहेलेशन के टाइम रिब्स मूव करेगी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और जो डायफ्राम को रिलैक्स करेगा एंड मूव अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट वो नंबर ऑफ टाइम है जिसमें एक कोई भी पर्सन सांस ले रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक इंसान एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। नाउ नेक्स्ट इज, और क्या प्रोसेस है इसका, प्रोसेस कैसे होगा, एयर एंटर्स थ्रू। रेस्पिरेशन हम कर कैसे रहे हैं, क्या प्रोसेस है इसका, एयर एंटर्स थ्रू। एयर ने किसके थ्रू एंटर करी, नोज में। नोज में क्या है, नॉस्ट्रल्स। फिर उसके बाद वो नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी में जाने के बाद एयर हमारी लैरिंग्स में जाएगी, फिर हमारी ट्रैकिया में जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद ब्रोंकाई में, देन ब्रोंकियोल्स में और एल्वियोलाई में। ठीक है, ये एल्वियोलाई से लेके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। प्रोसेस समझ आ गया। अब दूसरा, अदर एनिमल्स में क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज, अमीबा एंड पैरामीशियम किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर और कॉकरोच किसके थ्रू रेस्पायर करेंगे, स्पाइरेकल्स के थ्रू। अर्थवॉर्म किसके थ्रू रेस्पायर करेगा, मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग्स, अगर फ्रॉग्स लैंड पे है तो लंग्स के थ्रू, और अगर वाटर में है तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फिश, गिल्स के थ्रू। समझ आ गया, लोअर ऑर्गेनिज, अमीबा और पैरामीशियम बॉडी सरफेस के थ्रू। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहॉपर और कॉकरोच हो गए, वो उनके स्पाइरेकल्स के थ्रू। अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन की वजह से। फ्रॉग्स अगर लैंड पे है तो लंग्स के थ्रू करेगा, और अगर पानी में है फ्रॉग तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू, और फिश गिल्स के थ्रू। नाउ अब हम किसका रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, प्लांट्स का। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में। रूट से ले रहे हैं, रूट हेयर्स के थ्रू। एंड लेंटिकल्स इन वुडी स्टैम। वुडी स्टैम में किसके थ्रू ले रहे हैं, लेंटिकल्स के थ्रू। और क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एनिमल्स का समझ आ गया, इस टाइप से होता है एनिमल्स का रेस्पिरेशन। और प्लांट्स में कैसे होगा, इस टाइप से, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में ले रहे हैं। अगर रूट्स में पूछेंगे कैसे प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं, रूट हेयर्स के थ्रू कर रहे हैं, और वुडी स्टैम में लेंटिकल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और ये या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जिसकी वजह से अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, मसल सेल्स में होगा, जब हम बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करेंगे। और क्या रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा।
जो ये लैक्टिक एसिड फिर मसल सेल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और क्या कॉज करता है, मस्कुलर क्रैम्प्स। जो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारे मसल्स में बहुत दर्द होने लगता है, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर हो रहा है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि हाउ यू आर रिवाइजिंग इट। नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती है, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। ये सारी अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी इनमें से स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए इसके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग। अच्छा, एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनके हम एक बार सिंबल्स और इनके नेम्स भी क्वांटिटी के वो देख लेते हैं। यूनिट्स क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। डिस्टेंस की मीटर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टाइम सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मास किलोग्राम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडल। क्लियर हो गया? इनकी सबकी यूनिट्स अच्छे से लर्न करके जाना। अब हम देखते हैं ग्राफ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है ग्राफ बहुत बार रिपीट होते हैं सीटेट में। तो ये क्या है, हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम किसी स्टेशनरी बॉडी के लिए देखेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देखेंगे तो इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ना तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखेंगे, जब स्पीड बढ़ रही है तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये कर्व्ड होगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे जब डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर ये आगे चल के ऐसे ऐसे कम हो जाएगा, ये भी कर्व्ड होगा। समझ आया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कांस्टेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्टेशनरी बॉडी के लिए स्ट्रेट लाइन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं इसी के साथ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम कांस्टेंट स्पीड के लिए देखते हैं तो इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। और क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट लाइन कैसे है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये वाली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे तभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कर्व्ड लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भी क्या होता है, कर्व्ड लाइन। क्लियर हो रहा है? चीजें समझ आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, थ्री लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है मोशन का, एवरी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी जब तक अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body। जो अमाउंट है एक्सेलरेशन का किसी बॉडी में वो प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिंग फोर्स। मीन्स ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मास। तो फोर्स इक्वल्स टू, देखो, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिंग फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। समझ आ गया? नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी
क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिकल चेंज और उसका कन्वर्टर। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल है, तो सेल में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी चेंज पे क्वेश्चन आता है। सेल और बैटरीज में कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल्स में लाइट एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक लैंप्स में जैसे कि बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है लाइट एनर्जी में। कुकर और फ्लैट आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू हीट। थर्मोकपल में हीट से चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। माइक्रोफोन में साउंड चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। ये भी अच्छे से लर्न करके जाना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पे देख सकते हैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकेंड, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सारी की सारी सेम प्लेन पे लाया करती है। एंड नेक्स्ट इज दीज लॉज आर ट्रू फॉर ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा है तो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए होगा। इट इज़ ट्रू फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज फॉर द कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर में भी आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे हैं और ये जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल है रिफ्लेक्टेड एंगल के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट प्लेन मिरर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे। प्लेन मिरर कैसे इमेज बना रहा है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है और सेम साइज की बनाएगा। एंड द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम सारे मिरर्स की। प्लेन मिरर कैसी इमेज बना रहा है, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और सेम साइज बनाएगा। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर कैसी बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। कॉन्केव लेंस ऑल्सो फॉर्म, देखो कॉन्वेक्स तो मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स लेंस रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी, इन्वर्टेड भी, एनलार्ज भी, डिमिनिश्ड भी। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे पोजीशन रखा है पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका जो इमेज है वो डिफर कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आजकल सीटेट का। पिनहोल कैमरा कैसे इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है एंड डिमिनिश्ड साइज। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, और कैसी है, छोटे साइज की है। कलर्स हमारे सेम रहेंगे, कलर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना है जिसमें लाइट रेज बेंड हो रही है व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम एक मीडियम से, जब दूसरे मीडियम में लाइट रेज जा रही हैं तो लाइट रेज का बेंड होना क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि एक ये बच्चा यहाँ पे बैठा है और ये फिश देख रहा है, ठीक है, या फिर ये फिश पकड़ने बैठा हुआ है। तो फिश इसको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। तो फिश एक्चुअल में लेकिन प्रेजेंट क्या होगी, क्या फिश यहीं पे प्रेजेंट होगी या कहीं और होगी। जो फिश प्रेजेंट होगी, इस बच्चे को फिश थोड़ी सी बॉटम से ऊपर दिखेगी, लेकिन जो फिश होगी रियलिटी में वो नीचे प्रेजेंट होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये क्या है, ये अपरेंट पोजीशन है। जहाँ पे इसको फिश दिख रही है वो क्या हो गई, अपरेंट पोजीशन, और जहाँ पे फिश सच में प्रेजेंट है वो क्या हो गई, इसकी एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, ये इतनी रियल डेप्थ हो गई। अगर हम स्विमिंग पूल जाते हैं, स्विमिंग पूल में देखते हैं, तो स्विमिंग पूल की रियल डेप्थ इतनी हो गई, लेकिन हमें इतना पूरा नीचे तक स्विमिंग पूल नहीं दिखता, हमें थोड़ा ऊपर तक दिखता है। ऐसा क्यों, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है हमारा, रेयरर मीडियम, एंड दिस इज डेंसर मीडियम। लाइट रेज कहाँ से आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल लाइट रे है, तो ये नॉर्मल के, ये हमारी ऐसे जानी चाहिए थी पूरा सीधे सीधे, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये नॉर्मल के पास ये इसने बेंड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्या हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, डू यू नो, इसमें हमें क्या बताना है, नेम ऑफ एसिड्स बताने हैं, और ये बताना है कहाँ पे मिलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि नेम एसिड फाउंड इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड है। ठीक है, तो हम एक बार सारे एसिड्स रिवाइज कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। एसिटिक एसिड किस में मिलता है हमारा, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट्स के स्टिंग में। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंजेस में, लेमन्स में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में। और ये सारे के सारे एसिड्स जो अभी हमने बात करी है, सारे के सारे हमें नेचर में मिलते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें किस में मिलेगा, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये इसको अच्छे से लर्न कर लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब एसिड और बेस के इंडिकेटर्स क्या 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 है। इंडिकेटर्स 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि अनियन हो गया, वनीला हो गया। ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उसको जब हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अनियन को एसिड के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो अनियन एज इट इज़ रहेगा, उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जब हम अनियन को बेस के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ऐसे ही वनीला को जब हम एसिड के साथ टेस्ट करेंगे तो फिर उसकी स्मेल एज इट इज़ रहेगी, और बेस के साथ टेस्ट करेंगे या टेस्ट करेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका एक बारी कलर सॉल्यूशन चेंज भी पढ़ लेते हैं। ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसे होगा, रेड। और अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस को डाल रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा, वो ब्लू का ब्लू रहेगा। मिथाइल ऑरेंज, अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा, पिंक। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट चेंजेस टू येलो। मिथाइल रेड, अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगा, और बेस में डालेंगे तो ये भी येलो। फिनोप्थिलीन, अगर हम एसिड में डालेंगे तो कलरलेस, और अगर हम बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा फिनोप्थिलीन। और जो फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर होता है वो भी कलरलेस ही है। रेड लिटमस, अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगा, और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक रह गया हमारा, टर्मरिक अगर हम बेस के साथ यूज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमारा टर्मरिक कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी की वजह से अगर हमारे सफ़ेद कपड़ों पे कोई हल्दी का निशान लग गया और उसको अगर हम साबुन से धोते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का, क्योंकि टर्मरिक को जब हम बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारे लास्ट मिनट नोट्स थे, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की। और हमने कल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट भी किया था, उसको भी सॉल्व करके जाना। सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो पेपर में, और पेपर में धमाल मचा दो।
ओके बाय।